बच्चों आज का टॉपिक जो है वो है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। आपने पढ़ी हुई कल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमने बताया था थोड़ा सा उसके बारे में। और कल रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर भी पढ़ लिया गया। रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर के बाद हमने बताया था कि जो दूसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी वो दूसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होगी, वो होगी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्या होगी? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन यानी क्वथनांक में उन्नयन। अगर इसको समझा जाए इस तरह से हिंदी में तो कहा जाता है क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक में उन्नयन यानी क्वथनांक क्या होता है पहले समझा तो ये जाए। बॉइलिंग पॉइंट किसे कहते हैं? कहा जाता है द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। द टेम्परेचर इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। वो टेम्परेचर जिस पर किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर उसके एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है तो उसी को हम क्या बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है किसके ऊपर? वेपर प्रेशर के ऊपर। वेपर प्रेशर के ऊपर कल चर्चा कर चुके हैं हम लोग। इसका मतलब ये हो गया कि अगर लिक्विड कोई है तो उसका जब वेपर प्रेशर इक्वल हो जाए किसके? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, तो उस कंडीशन में द टेम्परेचर, वो जो टेम्परेचर जिस वजह से ये अचीव किया जा सका तो उस टेम्परेचर को ही हम क्या बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। अब बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन क्यों होता है? तो एलिवेशन होने का एक ही कारण होता है, जो मुख्य कारण माना जाता है, वो ये कि जब हम लोग उसका वेपर प्रेशर घटा दें। तो वेपर प्रेशर कब घटेगा? वेपर प्रेशर घटाने का एक जो तरीका जो सामान्यतः यूज किया जा रहा है वो, या जो सामान्यतः हम लोग को डेली लाइफ में देखने को मिलता है, वो ये है कि जब हम यहाँ पर कोई नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड कर देते हैं, एडेड इन द प्योर सॉल्वेंट। जब प्योर सॉल्वेंट में कोई नॉन वोलाटाइल सोल्यूट ऐड कर दिया जाता है तो बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो इंक्रीज कर जाता है, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट कर जाता है। इसको बहुत आराम से आप देख सकते हो डेली लाइफ में। आप वाटर बॉयल कर रहे हो, उसमें 1 चम्मच चीनी डाल दिया, 1 चम्मच नमक डाल दिया, जो आपकी इच्छा का है, चाहे चीनी डालें चाहे नमक, ये दोनों क्या है? नॉन वोलाटाइल सोल्यूट हैं। ठीक है, हाँ ये ज़रूर है कि जो नमक है वो एक इलेक्ट्रोलाइट है और वाटर में जाएगा तो आयनाइज होगा, जबकि जो चीनी है अल्कोहल कार्बोहाइड्रेट है, तो कार्बोहाइड्रेट है तो इस वजह से वो तो आयनाइज होगा नहीं। तो यहाँ पर एक ये प्रॉपर्टी भी ध्यान में रखनी होगी कि नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट वो नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट हो जो आयनाइज ना हो। ठीक है, उनमें ना डिसोसिएशन हो ना एसोसिएशन हो। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना होगा, तभी हम राउल्ट्स लॉ अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, तो एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट का है। वाटर में आपने जो है शुगर ऐड किया तो आप देखते हो कि अगर वाटर बॉयल कर रहा है और शुगर आपने ऐड की तो ऐड करते वक्त आप देखोगे कि तुरंत वाटर बॉयल करना बंद कर देता है। क्यों? क्योंकि उसका वेपर प्रेशर घट जाता है। टेम्परेचर वही है लेकिन वेपर प्रेशर घट गया। अब 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर बॉयल नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो वाटर है ही नहीं, वो तो क्या है? वो एक सोल्यूशन है। ठीक है, तो इस वजह से उसका अब वो वेपर प्रेशर अचीव करने के लिए 1 एटीएम वेपर प्रेशर अचीव करने के लिए आपको टेम्परेचर और चाहिए। तो जो और ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए दैट इज़ नोन एज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो उसी को हम क्या बोलते हैं? क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। जब किसी शुद्ध द्रव के वाष्प दाब में कमी हो जाती है तो उसका क्वथनांक बढ़ता है, और वाष्पदाब में अगर बढ़ोतरी होती है तो क्वथनांक घटता है। तो बढ़ोतरी तो ज़्यादातर देखने को नहीं मिलेगी आपको, लेकिन जो है कमी आपको डेली लाइफ में देखने को मिलती है कि आप किसी भी शुद्ध घटक में, यानी कोई जो है पानी है, प्योर वाटर है, उसमें आपने कुछ डाला तो क्या हुआ? उसका जो है वो ज़्यादातर नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट होता है। तो इस कंडीशन में वो जो वेपर प्रेशर होता है वो घट जाता है और जो बॉइलिंग पॉइंट होती है वो बढ़ जाता है, क्वथनांक बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसको अब ठीक तरह समझा जाए। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है क्योंकि ये एक एलिवेशन कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो एलिवेशन का अब देखो मतलब ये हो गया कि अगर हम मान लें कि प्योर जो कंपोनेंट है, प्योर सॉल्वेंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट इक्वल टू TB मान लिया जाए, टेम्परेचर एट बॉइलिंग। ठीक है, और उसके बाद सॉल्यूशन बना लिया जाए। इसका सॉल्यूशन बनाते हैं, चलिए देखते हैं इसको ठीक से, ग्राफ बना के देखते हैं। देखो क्या है कि हम लोग पानी ले लेते हैं, प्योर वाटर ले लेते हैं। ठीक है, और वाटर का सॉल्यूशन बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जब हम प्योर वाटर लेंगे तो आप जाहिर सी बात है, आप जानते हो अब इस ग्राफ में रिप्रेजेंट किया जाएगा, इधर टेम्परेचर हम रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं इन केल्विन, और ये हो जाएगा आपका वेपर प्रेशर। ठीक है, क्या हो जाएगा? वेपर प्रेशर।
ठीक है। वेपर प्रेशर आप एटीएम में लिख सकते हो, बार में, एमएमएचजी में, जिसमें भी चाहो। तो ये हो गया वेपर प्रेशर। तो हम सबसे पहले देखते हैं क्या होगा कि जब टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा तो क्या होगा, वेपर प्रेशर भी इंक्रीज़ करेगा। टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहा है तो वेपर प्रेशर भी इंक्रीज़ कर रहा है। ठीक है, तो ये सॉल्वेंट के लिए ये लाइन हो गई, किसके लिए, सॉल्वेंट के लिए, प्योर कंपोनेंट के लिए। तो यहाँ पर इस पॉइंट को मान लिया जाए कि इस पॉइंट पे जो ये टेम्परेचर है आपका, जो भी है आपका ये टेम्परेचर, टीबी मान लेते हैं इसको, इस टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर जो है वो प्योर सॉल्वेंट का जो है वो कितना है, 1 atm हो गया। इसको हम लोग पी नॉट मान लेते हैं। तो पी नॉट क्या हो गया, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर हो गया। ठीक है, इसी वेपर प्रेशर पे जो है सॉल्वेंट है वो बॉयल करेगा, यानी इसी प्रेशर पर उसका जो प्रेशर होगा 1 atm यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा तभी वो बॉयल करेगा। ठीक, अब इसी तरह से हम क्या करते हैं, सॉल्वेंट में हमने थोड़ा सा क्या मिला दिया, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दिया। ठीक है, 1 2 3 लाइन बना ले रहे हैं। तो ये अगला वाला सोल्यूशन हो गया, सोल्यूशन फर्स्ट, और दूसरा वाला सोल्यूशन सेकंड की लाइन हो गई। आप क्या देखने को पा रहे हो कि जैसे जैसे आप इसमें क्या कर रहे हो, सॉल्यूट मिलाते जा रहे हो, इसकी जो है वेपर प्रेशर उबलेगा तो उसी वेपर प्रेशर पे, लेकिन टेम्परेचर आप देख रहे हो तो बढ़ता जा रहा है। टेम्परेचर क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। पहले टीबी था, अब टीबी 1 हो गया, अगली बार टीबी 2 हो गया। मतलब धीरे धीरे इसी पॉइंट पे तो उबलना है इसको। जब इस पॉइंट पे उबलना है तो इस पॉइंट पर आप देख लो टेम्परेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। वेपर प्रेशर वही रह रहा है, क्योंकि उसी वेपर प्रेशर पर वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा। तो जब वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा तो वहाँ पर पहुँचने के लिए आपको क्या करना पड़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ाना पड़ रहा है। इसी को हम क्या बोलते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, इस चीज़ को बहुत ध्यान समझ लीजिए। चलिए इस पॉइंट को, ये जो पॉइंट है इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं, इसको हम डी मान लेते हैं और इसको ई मान लेते हैं। ठीक है, तो आप ये पीछे की तरफ बढ़ा दो, इसको मान लो P1, इसका वेपर प्रेशर P2 मान लिया जाए। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये जो ग्राफ आपको रिप्रेजेंट कर रहा है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि भैया आपने जब प्योर सॉल्वेंट लिया था तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट था वो सॉल्यूशन से कम था, और जब आपने किसी सॉल्वेंट में नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट इंक्रीज किया, डाला है, मिलाया है, डिज़ोल्व किया, तो उस समय उसका जो बॉइलिंग पॉइंट हुआ है वो चेंज हुआ है, वो इंक्रीज़ किया है। इसमें हम कह सकते हैं कि अगर इसकी डेफिनेशन दी जाए एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, लिख सकते हैं द डिफरेंस बिटवीन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट एंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन इज नोन एज एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट। मतलब कि प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट और सोल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट का जो डिफरेंस होगा दैट इज़ कॉल्ड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, यानी हम लिख सकते हैं द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट यानी डेल्टा TB इज इक्वल टू TB1 माइनस TB या TB2 माइनस TB हो सकता है ना। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कहा जाएगा। देखिए कैसे माना जाए इसको। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा क्या कहते हैं, मैथमेटिक्स अप्लाई कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई कुछ मान लिया जाए, लेट अस सपोज दैट द सॉल्यूशन आर वेरी डाइल्यूट। ठीक है, सोल्यूशन क्या है, वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन है, वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन, समझ गए ना। अब वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन है तो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन बहुत कम होगी, है ना। तो उस समय जो ये कर्व है, ये कर्व अप्रॉक्सीमेटली स्ट्रेट है, मतलब ये जो लाइन आपको कर्व दिखाई पड़ रही है इसको ऐसा मान लें कि स्ट्रेट लाइन है, ये कर्व लाइन नहीं है। ये कैसी लाइन है, स्ट्रेट लाइन है सारी। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन होगी तो एक क्या होगा, ट्रायंगल फॉर्मेशन हो रहा है ना। ये देखो एक ट्रायंगल फॉर्मेशन हो रहा है, ये और दूसरा ट्रायंगल ये, एक ट्रायंगल ये बन गया और दूसरा ट्रायंगल ये बन गया। ठीक है, तो इनको हम मान लेते हैं कि ये समरूप त्रिभुज हैं, सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। ठीक, तो ट्रायंगल कौन कौन से हैं देख लिया जाए। तो ट्रायंगल है हमारा ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACE, है ना। तो इसमें अगर ये सिमिलर ट्रायंगल्स हैं तो इनकी जो हम लोगों को मेन क्या चाहिए कि हम लोगों को वेपर प्रेशर को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रूफ करना है टेम्परेचर के। ठीक है, चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट के। तो इसमें हम लिखते हैं
लिख रहे हैं AE अपॉन AD, यानी ये वाली इज इक्वल टू हो जाएगा AC अपॉन AB। ठीक है, वैल्यू पुट कर दी जाए तो AE इक्वल टू क्या हो जाएगा, P0 माइनस P2। P0 ज़्यादा है, P2 कम है, अपॉन P0 माइनस P1। ठीक है, तो ये इतनी वैल्यू मिल जाएगी हमको। और AC कैसे में तो पता लगेगा, AC इक्वल टू हो जाएगा TB2 माइनस TB, और ये हो जाएगा TB1 माइनस TB। ठीक है, हम जानते हैं इसको, हम जो चेंज इन वेपर प्रेशर है इसको डेल्टा लिख सकते हैं, डेल्टा P2 अपॉन डेल्टा P1 इक्वल टू ले सकते हैं डेल्टा TB2 अपॉन डेल्टा TB1, या इसको लिखा सकता है डेल्टा P प्रोपोर्शनल डेल्टा TB। ठीक है, ये एक पॉइंट यहाँ तक प्रूफ हो गया। अब हम आगे बढ़ रहे हैं अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ। ठीक है, अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ था, तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो था उसका जो फॉर्मूला आया था फॉर डाइल्यूट वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए, वो आया था क्या, P0 माइनस PS अपॉन P0 इक्वल टू WB बटा MB इंटू WA इंटू MA। ठीक है, यही आया था ना, तो हम लिख सकते हैं इसको P0 माइनस PS इक्वल टू WB अपॉन MB इंटू WA इंटू MA इंटू P0। ज़रा ध्यान से देखो, ये MA और P0 जो है वो दोनों चीज़ें कांस्टेंट हैं। क्यों कांस्टेंट है, अब देखो अगर वाटर की बात करें या किसी भी प्योर सॉल्वेंट की बात करें तो सॉल्वेंट का मॉलिक्यूलर वेट तो कांस्टेंट ही होगा, वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, और दूसरी चीज़ क्या कांस्टेंट होगी, उसका वेपर प्रेशर कांस्टेंट होगा। वेपर प्रेशर भी चेंज होने वाला नहीं, वो वेपर प्रेशर जिस पर वो बॉयल करेगा, ठीक है, वो चेंज होने वाला नहीं है। ठीक है, तो वो जो दो चीज़ें हैं वो कांस्टेंट रहेंगी। तो अगर वो कांस्टेंट क्वांटिटी है तो इनको यहाँ से हटा दिया जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट क्वांटिटी है तो वैल्यू तो वही होगी। तो हम लिख सकते हैं इसको डेल्टा P लिख लेते हैं, तो डेल्टा P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, WB अपॉन MB इंटू WA। ठीक है, और डेल्टा P की जगह पर हम डेल्टा TB भी लिख सकते हैं ना, तो डेल्टा TB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा WB अपॉन MB इंटू WA। अगर WA क्या है, इन ग्राम है, तो इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 1000। आप देखो ये इक्वल टू किसके हो गया, मोलैरिटी के, किसके बराबर हो जाएगा, मोलैरिटी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो जब वो मोलैरिटी के बराबर हो जाएगा ये, तो मोलैरिटी के बराबर हो जाएगा तो इसको हम लिख सकते हैं कि मोलैरिटी के बराबर है, लिख सकते हैं डेल्टा TB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल m, यानी मोलैरिटी। और ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया जाए तो लिख सकते हैं KB इंटू स्मॉल m। ये आ गया आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, मतलब क्वथनांक में उन्नयन। तो क्वथनांक में जो उन्नयन होगा बराबर होगा किसके, मोलल उन्नयन स्थिरांक गुणे उसकी मोललता के। ठीक है, तो इस तरह से करके हम इसको निकाल पाएंगे। अभी आगे इसमें और चीज़ें देखनी बाकी हैं। तो फॉर्मूला जो हमारा आ गया है वो आ गया है डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू M। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, डेल्टा TB इक्वल टू KB इंटू M की वैल्यू रख दो। M की वैल्यू क्या हो जाएगी, WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू WA। यहाँ पर वेयर डेल्टा TB क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, WB क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूट। ठीक, MB मॉलिक्यूलर वेट, और WA क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो वेट ऑफ सॉल्यूट ग्राम या किलोग्राम में, ये भी ग्राम है तो किलोग्राम में चेंज कर लिया जाएगा। ठीक है, तो और ये किस में रहेगा, केल्विन में रखा जाएगा। ठीक, तो ये आपका पैरामीटर हो गया। क्वथनांक में उन्नयन केल्विन में, विलेय का द्रव्यमान, विलेय का अणुभार ऑफ सॉल्यूट, विलेय का अणुभार
और विलायक का भार, विलायक का भार, ठीक है। तो इस तरह से करके इसमें यहाँ पर वैल्यू पुट की जा सकती है। एक चीज़ और ध्यान दो, व्हाट इज़ के बी। अगर दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि के बी क्या है, व्हाट इज़ के बी, ठीक है, तो के बी को हम बोलते हैं मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। तो मोलल एलिवेशन कांस्टेंट को कैसे डिफाइन किया जाए? मोलल एलिवेशन कांस्टेंट को डिफाइन करने का तरीका ये होगा, लिखा जाएगा द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट प्रोड्यूस्ड व्हेन 1 मोल ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन अ किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। क्या कहेंगे कि केवी क्या है? इट इज डिफाइंड एज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज प्रोड्यूस्ड व्हेन 1 मोल, 1 मोल का मतलब ये WV/MB, ठीक है, इक्वल टू 1 मोल, 1 मोल ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। 1000 ग्राम सॉल्वेंट में जब डिजॉल्व किया जाएगा तो दैट इज कॉल्ड मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। ध्यान देना है कि ये जब 1000 ग्राम की बात कर रहा है, और जब ये 100 ग्राम की बात करेगा तो इसी को हम क्या लिख लेंगे? मॉलिक्यूलर एलिवेशन कांस्टेंट। मोलल की जहाँ क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूलर एलिवेशन कांस्टेंट। ये किस में? जब 1000 ग्राम की बात की जाए, 1000 ग्राम सॉल्वेंट की, और ये तब जब 100 ग्राम सॉल्वेंट की बात की जाए, तो दोनों अलग अलग हो जाएंगे। यहाँ पर के बी कब, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट कब लिखा जाएगा? जब 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट की बात की जाएगी। और मॉलिक्यूलर एलिवेशन कांस्टेंट यानी आणविक उन्नयन स्थिरांक कब लिखा जाएगा? आणविक उन्नयन स्थिरांक तब लिखा जाएगा जब 100 ग्राम सॉल्वेंट में उसे डिजॉल्व किया जाए। यानी 100 ग्राम सॉल्वेंट में जब डिजॉल्व होगा सॉल्यूट 1 ग्राम 1 मोल, तो उसको उस समय मॉलिक्यूलर एलिवेशन कांस्टेंट कहा जाएगा, के बी को, ठीक है। और नहीं तो मोलर एलिवेशन कांस्टेंट कहा जाएगा। तो कभी कोई क्वेश्चन में ये चीज़ दी जाती है, ठीक है, वहाँ पर 100 ग्राम सॉल्वेंट बोल देता है, हम लोग फॉर्मूले में 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वहाँ पर दिक्कत आएगी, क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है। देखिए यहाँ पर केवी को निकालने का एक्सपेरिमेंटल मेथड भी है, थर्मोडायनेमिक मेथड जिसे कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर उसको हम फॉर्मूले को तो जो है डिस्क्राइब नहीं करेंगे, लेकिन डायरेक्टली हम फॉर्मूला लिख सकते हैं। के बी इक्वल टू लिखा जाता है R इंटू TB² अपॉन 1000 इंटू LV। LV क्या हो गया? लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, यानी वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, ठीक। और R क्या हो गया? मोलर गैस कांस्टेंट हो गया। और TB क्या हो गया? बॉइलिंग पॉइंट हो गई, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखते हुए आप फॉर्मूला के बी की वैल्यू यहाँ से भी निकाल सकते हो और के बी की वैल्यू इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो। देखो ये फॉर्मूला जो है हमने एक बार जो है इससे पहले वाले कुछ वीडियो में बात की थी कि अणुभार निकालने के कई सारे और तरीके हैं। विलेय का अणुभार निकाला सकता है, तो विलेय का अणुभार इस फॉर्मूले से निकाला सकता है। यहाँ पर देख रहे हो MB दिया हुआ है ना, MB इज द क्या? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट यहाँ से निकाला सकता है जब ये सारी वैल्यूज आपको दी हों, ठीक है। तो ये भी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो एक तरीका है मॉलिक्यूलर वेट निकालने का, ठीक है। तो ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कंप्लीट हो गया। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के बाद एक चीज़, हाँ, ये जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट निकालने का एक्सपेरिमेंटल मेथड, जैसे कल हमने रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर निकालने का एक्सपेरिमेंटल बोला था कि एक्सपेरिमेंटल मेथड जो है वो कौन सा मेथड है? ओस्टोवार्ड वाकर वाला मेथड है ना। तो इस तरह से यहाँ पर भी लैंड्स-बर्जर मेथड है, या फ्रीजिंग पॉइंट निकालने के लिए आपका बैकमैन मेथड है, और जो है ऑस्मोटिक प्रेशर निकालने के लिए आपका बर्कले-हर्टले मेथड है। लेकिन ये सारे मेथड जो है वो एक अलग उसमें डिस्कस कर लिया जाएगा यहाँ पर, क्योंकि ये यूपी बोर्ड के सिलेबस में नहीं है हम लोग के। इस वीडियो में देखा जाए कि दूसरी जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, तीसरे नंबर की क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी जिसको हम बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट मतलब हिमांक में अवनमन, मतलब हिमांक घटेगा। कब घटेगा? जब हम लोग किसी प्योर सॉल्वेंट में कोई सोल्यूट मिलाकर सोल्यूशन का फॉर्मेशन करते हैं। और वो सोल्यूट कैसा सोल्यूट होना चाहिए? वो सोल्यूट होना चाहिए आपका नॉन वोलाटाइल सोल्यूट। जब नॉन वोलाटाइल सोल्यूट होता है तो वो सोल्यूट जो होता है वो वेपर प्रेशर को घटा देता है। वेपर प्रेशर को घटाने पर आपके बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट पर फ़र्क पड़ता है। तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ करता है, लेकिन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? डिक्रीज़ करता है। तो फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज़ करता है, इसका भी हम लोग कुछ बेनिफिट लेते हैं डेली लाइफ में। कुछ नुकसान भी है, कुछ बेनिफिट भी है अपने पास।
तो यहाँ पर इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं, इस ग्राफ के माध्यम से समझ रहे हैं। यहाँ पर इस एक्सिस पे हम लोगों ने वेपर प्रेशर को रखा हुआ है, इधर हम लोगों ने टेम्परेचर रखा हुआ है केल्विन में, ठीक। तो यहाँ पर जो पहली लाइन आपको दिख रही है, पहला कर्व दिख रहा है, इसमें सॉल्वेंट के बारे में कहा जा रहा है कि सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है वो धीरे धीरे घटता जा रहा है, ठीक है। और इस प्रेशर, इस पॉइंट पर जो ये टेम्परेचर आपको दिख रहा है TF जो लिखा हुआ है, अगर वाटर की बात की जाए तो ये कह सकता है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होगा जिस पर वाटर आपका फ्रीज हो गया। फ्रीजिंग पॉइंट वो पॉइंट होता है जहाँ पर आपका सॉलिड और लिक्विड के बीच में क्या होता है, इक्विलिब्रियम आ जाता है। जब ना सॉलिड होता है ना लिक्विड होता है, वो अलग अलग स्टेट नहीं होती, वो सेम स्टेट में आ जाते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट। वो टेम्परेचर जो होता है वो फ्रीजिंग पॉइंट कहलाता है, ठीक है। हम लिख सकते हैं फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सब्सटेंस इज डिफाइंड एज द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग सॉलिड, ठीक है। तो वाटर के लिए करस्पॉन्डिंग सॉलिड आइस हो गया और लिक्विड फॉर्म में वाटर है ही है। तो कहने का मतलब यही हुआ कि ये जो पॉइंट हो गया, इस पर जो ये वेपर प्रेशर P0 दिख रहा है, इस वेपर प्रेशर पर वाटर फ्रीज कर गया, यानी वो सॉल्वेंट फ्रीज कर गया, तो उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट था वो TF हो गया, ठीक। इसके बाद कह रहा है कि इसमें हमने एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाया, कुछ अमाउंट में मिलाया, जिसकी वजह से उसका जो वेपर प्रेशर है वो और क्या कर रहा है, डिक्रीज़ कर रहा है और डिक्रीज़ कर रहा है। जब डिक्रीज़ कर जा रहा है तो वो जो वेपर प्रेशर जिस पर उसको क्या करना चाहिए था, जो टेम्परेचर जिस पर उसको क्या होना चाहिए था, फ्रीज होना चाहिए था, वो टेम्परेचर पर अब फ्रीज नहीं हो रहा, उसको वो और लोअर स्टेट में जा रहा। तो और लोअर स्टेट में पहुंचा, टेम्परेचर और कम हो गया, ठीक है। तो जब और टेम्परेचर कम हो गया तो उस समय जब वो फ्रीज हुआ तो उस समय वेपर प्रेशर क्या था, P1 था, और अगली बार क्या हो जाएगा, P2 हो जाएगा। मतलब क्या हुआ, सॉल्वेंट के सॉल्यूट की मात्रा और बढ़ा दी गई, तो नया सोल्यूशन बन के तैयार हुआ कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग, और उसमें वेपर प्रेशर और डिक्रीज कर गया। तो वेपर प्रेशर अगर लगातार डिक्रीज कर रहा है तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, टेम्परेचर भी डिक्रीज कर रहा है। तो जब टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज कर रहा है तो फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज करने का मतलब ये हो गया। अब जैसे एग्जाम्पल ले लो कि तुम जो है बर्फ़ में नमक डाल दिए, तो बर्फ़ में अगर नमक डाल दिए तो बर्फ़ का अगर टेम्परेचर 273 केल्विन था तो 273 केल्विन से वो घट के 30 केल्विन और घट जाएगा, 30-40 केल्विन घट जाएगा, 243 केल्विन नहीं रह जाएगा, ठीक है। तो वो जो टेम्परेचर घटा इसकी वजह से वो क्या हो जाएगा, एक फ्रीजिंग मिक्सचर तैयार हो जाता है। इसका कई जगह लेबॉर्ट्री वगैरह में यूज़ किया जाता है। तो जो है इस तरह से इसको समझ लीजिए। आगे अब इसको कैसे प्रूफ किया जाएगा, जैसे पिछली बार किया गया था कि ये जो कर्व है इसको मान लीजिए क्या है, स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन कर्व है, तो इसमें ट्रायंगल, दो सिमिलर ट्रायंगल बन रहे हैं, ट्रायंगल ABE और ट्रायंगल ACD। ट्रायंगल कौन कौन से हैं, ट्रायंगल आपका हो गया ABE एंड ट्रायंगल ACD, ठीक है। तो इसमें वही जो है भुजाओं का अनुपात देख लिया जाए। भुजाओं का अनुपात क्या हो जाएगा, लिख रहा है AD अपॉन AE इक्वल टू BE अपॉन CD, ठीक है। वैल्यू पुट कर दी जाए तो AD यानी हो गया P0 माइनस P2 अपॉन P0 माइनस P1 इक्वल टू BE हो जाएगा आपका TF माइनस TF1, और ये हो जाएगा सॉरी TF2 नहीं होगा ना, BE, तो BE की जगह पे हम रख देंगे CD, और CD की जगह पर BE रख लिया जाए, उल्टा कर दिया जाए ना, तो ये हो जाएगा TF2 और ये हो जाएगा TF अपॉन TF1 हो जाएगा BE की जगह पर, ठीक। तो इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा P2 अपॉन डेल्टा P1 इक्वल टू डेल्टा TF2 अपॉन डेल्टा TF1, या डेल्टा P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डेल्टा TF के हो गया। फिर वही फॉर वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन, तो वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन में डेल्टा P प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, स्मॉल m के, या डेल्टा TF प्रोपोर्शनल हो गया स्मॉल m के, या डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू m लिखा जा सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर भी KF क्या है, KF क्या हो गया, मोलल फ्रीजिंग कांस्टेंट, मोलल फ्रीजिंग कांस्टेंट, ठीक है। तो वैल्यू पुट की जाए इनकी सबकी, है ना। लिखते हैं डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू WA, ठीक है। यहाँ से मॉलिक्यूलर वेट भी निकाल सकते हो, MB इक्वल टू ले सकते हो KF इंटू WB इंटू 1000 अपॉन डेल्टा TF इंटू WA, ठीक। तो ये दोनों फॉर्मूले आपके पास हो गए।
देखिए इन पे न्यूमेरिकल अक्सर पूछे जाते हैं, बोर्ड एग्ज़ाम में न्यूमेरिकल ज़रूर पूछा जाता है, तो इसलिए इस चीज़ को बहुत ध्यान से पढ़ लेना। ऐसा ना हो कि आप इसको छोड़ दीजिएगा और फिर न्यूमेरिकल में आप फंसीएगा, ठीक है। तो इसको छोड़ना नहीं है, इसको बहुत ध्यान से पढ़ लीजिए और जो चीज़ ना समझ में आए उसे फिर से एक बार डिस्कस कर लिया जाएगा, लेकिन इसको पढ़ जरूर डालिएगा पूरा का पूरा, ठीक है। तो मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट KF के लिए भी वही सारी चीज़ें अप्लाई होंगी कि अगर 1000 में दिया होगा तो मोलर लिखा जाएगा और अगर 100 में दिया होगा तो मॉलिक्यूलर लिखा जाएगा, ठीक। तो इस तरह से करके ये डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट कंप्लीट हो गया आपका। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट कंप्लीट करने के बाद इसका भी एक्सपेरिमेंटल मेथड कि कैसे मेजर किया जाएगा, तो इसको बैकमैन थर्मामीटर के मेथड से, बैकमैन मेथड से इसको जो है मेजर किया जाएगा। एक चीज़ और ध्यान रखें कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट को हम लोग बोलते हैं इब्लियोस्कोपी, ठीक है, और डिप्रेशन ऑफ इन फ्रीजिंग पॉइंट को बोला जाता है क्रायोस्कोपी, ठीक। इस चीज़ को भी ध्यान रखिए, क्रायो मीन्स वैसे भी वो क्या होता है, फ्रीजिंग ही होती है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिए। आगे हम लोग अगली क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी पे बढ़ रहे हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर भी एक क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है, अणुसंघ गुणधर्म है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर को समझने से पहले हम लोग ऑस्मोसिस को समझ लीजिए कि ऑस्मोसिस क्या होती है। ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन दो पॉइंट हैं, ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। ऑस्मोसिस को हिंदी में क्या बोलते हैं, पराशरण, ठीक है। डिफ्यूजन को इसको क्या बोला जाएगा, विसरण, ठीक है, विसरण। अब क्या होती है ऑस्मोसिस, क्या होता है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन समझिए कि सॉलिड लिक्विड गैस में हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन जब मॉलिक्यूल मूव करता है तो इसी को हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं, ठीक। बहुत अच्छा सा एग्जांपल इसका है कि अगर पानी में एक ड्रॉप आप जो है KMnO4 डाल दीजिए सॉल्यूशन, तो क्या होगा, जब वो आप पानी में एक बूंद डालोगे तो देखोगे कि धीरे धीरे क्या हो रहा, फैल रहा है। जैसे अगर आप लोग कपड़ा वगैरह धोते हो तो पानी में आप अगर जो नील होती है, इंक जिसे कहते हैं, तो उसको अगर एक बूंद डालेंगे तो आप क्या देखोगे कि कैसे वो पूरा का पूरा जो मॉलिक्यूल है कैसे मूव करता है वाटर में। तो मूव क्या करता है, तब तक वो मूव करता रहता है जब तक कि पूरा का पूरा वाटर होमोजीनस ना बन जाए, पूरा का पूरा सोल्यूशन होमोजीनस ना बन जाए। तो डिफ्यूजन वही प्रोसेस है जिसमें कोई भी मॉलिक्यूल हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ तब तक के जाता रहता है जब तक कि वो सॉल्यूशन होमोजीनस मिक्सचर के रूप में कन्वर्ट ना हो जाए, ठीक है। डिफ्यूजन के बहुत सारे एग्जांपल डेली लाइफ में आपको देखने को मिलते हैं। टेम्परेचर बढ़ने पर डिफ्यूजन बढ़ता है, टेम्परेचर घटने पर डिफ्यूजन घटता है। क्यों, क्योंकि जो है टेम्परेचर बढ़ने पर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करती है, तो मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी, तो जाहिर सी बात है मॉलिक्यूल एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए कम समय लेगा और जल्दी मूव करेगा, तो उसकी जाहिर सी बात है कि रेट बढ़ जाएगी, रेट ऑफ डिफ्यूजन बढ़ जाता है। बात करते हैं ऑस्मोसिस की। ऑस्मोसिस क्या होती है, तो ऑस्मोसिस जो होती है वो डिफ्यूजन से थोड़ा सा डिफरेंट है। ऑस्मोसिस जो होती है वो सिर्फ लिक्विड स्टेट में ही होती है और तभी होती है जब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन उपस्थित हो, ठीक है। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या है, SPM, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है। अब आप नाम से ही पता चल रहा है सेमी परमेबल, सेमी मतलब हो गया अर्ध और परमेबल मतलब हो गया पारगम्य। वह झिल्ली जो आधा पार होने दे, आधा पार होने देने का मतलब कि सॉल्यूशन जो होता है उस सॉल्यूशन में दो चीज़ें होती हैं, कौन कौन सी, एक सॉल्यूट और दूसरा सॉल्वेंट। तो दो तरह की मेम्ब्रेन हो सकती हैं, बहुत तरह की मेम्ब्रेन हो सकती हैं। तो वो एक ऐसी मेम्ब्रेन जो परमेबल है, तो परमेबल होगी सबको पार होने देगी, सॉल्यूट को भी सॉल्वेंट को भी। लेकिन एक ऐसी मेम्ब्रेन जो सॉल्यूट को पार होने नहीं देगी, सिर्फ सॉल्वेंट को पार। छन्नी, चाय छानने वाली छन्नी, क्या होगा, चाय की पत्ती को पार होने देगी, नहीं पार होने देगी, क्योंकि नहीं अगर पार होने देगी तो फायदा ही क्या होगा, छानोगे किस चीज़ को, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन वो होगी जो सॉल्यूट को क्रॉस नहीं होने देगी, अक्रॉस द मेम्ब्रेन, और सॉल्वेंट जो होगा उसे क्रॉस होने देगी अक्रॉस द मेम्ब्रेन बाय द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का क्या मतलब हुआ, समझिए कि अगर हम लोग ये एक वाटर टैंक ले लेते हैं और यहाँ पर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा देते हैं, ठीक है, ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन हो गई, और यहाँ पर एक कैपिलरी लगा दी जाए, ठीक, वाटर का लेवल चेक करने के लिए। एक पिस्टन लगा देते हैं, पिस्टन का काम जान ही रहे हो, प्रेशर क्रिएट करेगा,
और यहाँ पर एक प्रेशर गाज लगा देते हैं। ठीक है, प्रेशर गाज क्या करेगा, प्रेशर गाज क्या करेगा कि प्रेशर को चेक करेगा, कितना मेजर करेगा कि कितना प्रेशर वहाँ पर हुआ। ठीक, अब ये पोर्शन आपका सॉल्यूशन का हो गया और ये पोर्शन हो गया सॉल्वेंट का, प्योर सॉल्वेंट का। तो ऑस्मोसिस में क्या कह रहा है कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या करती है, सिर्फ सॉल्वेंट को मूव करने देती है, सॉल्यूट को मूव करने नहीं देती है। तो सॉल्वेंट जो होगा वो हायर कंसंट्रेशन मतलब क्या कि जहाँ पर सॉल्वेंट ज़्यादा है, इसकी बात हो रही है। हायर कंसंट्रेशन का मतलब ये नहीं कि वहाँ पे सॉल्यूट ज़्यादा है, हायर कंसंट्रेशन का मतलब यहाँ पर हम ये कहना चाह रहे हैं कि सॉल्वेंट जहाँ पर ज़्यादा है। सॉल्वेंट कहाँ पर ज़्यादा है, इस कंपार्टमेंट में जहाँ पर सॉल्वेंट ही है, तो वहाँ पर सॉल्वेंट ज़्यादा है, तो सॉल्वेंट अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रहा है। दिस प्रोसेस इज नोन एज ऑस्मोसिस व्हेन सॉल्वेंट मूव अक्रॉस द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। जब वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से होकर जाएगा तब इसको हम ऑस्मोसिस कहेंगे। और वो प्रेशर, वो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर अप्लाई किया गया इस पर, इस सॉल्यूशन कंपार्टमेंट पे, जिसकी वजह से ऑस्मोसिस को रोका जा सके, इस सॉल्वेंट को इधर आने से रोका जा सके। द प्रेशर इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। वही प्रेशर क्या कहलाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाएगा। ठीक है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, द हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बिल्ट अप ऑन द सॉल्यूशन विच जस्ट स्टॉप द ऑस्मोसिस इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, वो प्रेशर जो सॉल्यूशन कंपार्टमेंट पर अप्लाई किया गया इस पिस्टन द्वारा ऑस्मोसिस को रोकने के लिए, उसी प्रेशर को हम ऑस्मोटिक प्रेशर या परासरण दाब कहते हैं। यानी ऑस्मोसिस को रोकने के लिए जो प्रेशर अप्लाई किया था वही ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाता है। ठीक है, तो ये हो गया परासरण दाब। अब परासरण दाब को समझने के बाद आप ये समझ लीजिए कि परासरण दाब निकाला कैसे जाएगा। आपने आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ा हुआ। आइडियल गैस इक्वेशन क्या है, PV इक्वल टू nRT। तो एक वैज्ञानिक थे वान ठाफ। कौन थे, वान ठाफ। वान ठाफ ने ऑस्मोटिक प्रेशर निकालने के लिए डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए कुछ थ्योरीज दी। उसमें बॉयल के लॉ को और चार्ल्स के लॉ को ऐड करके इसने वान ठाफ ने बॉयल वान ठाफ और चार्ल्स वान ठाफ लॉ बना दिया, गे लुकास वान ठाफ लॉ बना दिया। ठीक है, तो PV इक्वल टू nRT की जगह पे P के स्थान पर जो P है प्रेशर, उसके स्थान पर पाई का प्रयोग कर दिया जाए तो क्या हो जाता है, पाई इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, पाई को हम ऑस्मोटिक प्रेशर के रूप में यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक, चलिए आगे डिस्कस करते हैं इसको भी। बॉयल वान ठाफ लॉ क्या है, बॉयल वान ठाफ लॉ में कहा गया कि at constant temperature the vapor pressure, the osmotic pressure, vapor pressure नहीं, the osmotic pressure of the solution is directly proportional to the concentration of solution। ठीक है, the osmotic pressure यानी पाई is directly proportional to the concentration of solution at constant temperature। ठीक है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब इसका हम चाहें तो यहाँ पर एक कांस्टेंट K ले लिया, सी इज द कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वैल्यू पुट कीजिए यहाँ पर। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं पाई इक्वल टू K इंटू N अपॉन V। एक फॉर्मूला ये हो जाएगा, एक इक्वेशन ये हो जाएगा, इसको चाहे ले लो, इसको सेकंड मान लो। ठीक है, दूसरा बॉयल के बाद आता है चार्ल्स वान ठाफ लॉ। ठीक है ना, चार्ल्स वान ठाफ लॉ। चार्ल्स वान ठाफ लॉ में क्या कहा जाएगा, चार्ल्स वान ठाफ लॉ में भी वही बात आ जाएगी कि कहेगा द एट कांस्टेंट क्या कहा जाए, एट कांस्टेंट कंसंट्रेशन, यहाँ कंसंट्रेशन, एट कांस्टेंट कंसंट्रेशन द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, कहने का मतलब क्या हुआ, पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन एट कांस्टेंट कंसंट्रेशन। ठीक है, कंसंट्रेशन कांस्टेंट अगर होगी तो हम लिख सकते हैं पाई इक्वल टू KT। ठीक है, थर्ड इक्वेशन हो गया। तो अब इन इक्वेशंस को कंपेयर कर लिया जाए पहले की तरीके ही। हम लिख सकते हैं पाई इक्वल टू K इंटू N अपॉन V इंटू T। K की जगह पर हम लोग R को लिख लेते हैं फिर से, N अपॉन V इंटू T। पाई इक्वल टू या पाई V इक्वल टू nRT। ठीक है ना, PV इक्वल टू nRT की जगह पे पाई V इक्वल टू nRT आ गया। तो पाई क्या हो गया,
ऑस्मोटिक प्रेशर हो गया, V इज़ द वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन, N इज़ द नंबर ऑफ मोल्स, R इज़ द सॉल्यूशन कांस्टेंट, ना कि गैस कांस्टेंट यहाँ पे लिखेंगे हम, इसको क्या लिखेंगे, R इज़ द सॉल्यूशन कांस्टेंट। R की जगह पर कहीं कहीं S भी लिखा हुआ है, तो S और R एक ही चीज़ है, सॉल्यूशन कांस्टेंट है, विलयन का स्थिरांक है, और वैल्यू वही है 0.0821 लीटर ATM पर मोल पर केल्विन। ठीक है, R की वैल्यू हम क्या लिखेंगे, 0.0821 लीटर ATM पर मोल पर केल्विन, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इस वजह से जो वॉल्यूम होगा वो किस में लिखा जाएगा, लीटर में लिखा जाएगा। ठीक है, टेम्परेचर किस में होगा, केल्विन में होगा। ठीक, नंबर ऑफ मोल्स तो मोल में ही रहता है, इसको आप जानते ही हैं। ये हो गया आपका ऑस्मोटिक प्रेशर, पाई इज द ऑस्मोटिक प्रेशर, पराचरण दाब हो गया। ठीक है, तो इस तरह से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यहाँ पर ये चारों आपने पढ़ ली। ठीक, ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ने के बाद एक ही और जान लो कि ऑस्मोसिस जो होती है उसमें भी कभी पूछा जाता है कि व्हाट इज़ एक्स ऑस्मोसिस, व्हाट इज़ इंड ऑस्मोसिस, अंतःपराचरण क्या है और बाह्यपराचरण क्या है। चलिए इसको भी समझ लेते हैं। चलिए तो आगे बढ़ रहे हैं। इसमें लिखा जा सकता है कि ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन, सोल्यूशन को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है आइसोटॉनिक सॉल्यूशन, ठीक है, इसी तरह से दूसरा हो जाएगा हाइपर टॉनिक, और तीसरा हो जाएगा हाइपोटॉनिक। ठीक, ये 3 तरह के सॉल्यूशन हो सकते हैं। देखिए, आइसोटॉनिक को बोलते हैं समपराशरी, ठीक है, अति पराशरी, और ये हो जाएगा न्यून पराशरी। ठीक, हिंदी वाले भी इसको समझ ले। तो ये 3 तरह के सोल्यूशन हो गए, नाम से पता चल रहा है। आइसोटॉनिक सोल्यूशन वो सोल्यूशन होंगे जहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर जो होगा वो सेम होगा। इसका मतलब ये होगा कि इसको कंपैरेटिव फॉर्म में समझना पड़ेगा, हम लोगों को कंपेयर करना पड़ेगा। कोई 2 सोल्यूशन है, आपने एक बॉक्स कंटेनर ले लिया, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा दिया बीच में, और लेबल लगा दिया कैपिलरी से। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोगों ने जो सोल्यूशन रखे हैं, दोनों सोल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर यानी पाई की वैल्यू क्या है, सेम है, पाई 1 इज इक्वल टू पाई 2। अगर इसके लिए पाई 1 मान लिया जाए, इसके लिए पाई 2 मान लिया जाए, तो पाई 1 इक्वल टू पाई 2। ये पहली कंडीशन है कि अगर ये होता है तो ये जो सोल्यूशन होता है वो आइसोटॉनिक सोल्यूशन होगा। ठीक है, जब उनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होगा। तो ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होगा तो और क्या क्या सेम हो सकता है, तो पाई अगर सेम होगा तो N1/V1 इक्वल टू N2/V2, ये वैल्यू भी सेम होगी। ठीक है, अगर ये भी सेम होती है तो ये क्या होगा, वो आइसोटॉनिक सोल्यूशन होगा। तो आइसोटॉनिक सोल्यूशन होने के लिए ये चीज़ें ज़रूरी है कि वो विलयन होना चाहिए जो समान ताप पर समान पराचरण दाब प्रदर्शित करे। ठीक है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड द सोल्यूशन हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। तो जब सेम ऑस्मोटिक प्रेशर होगा तो वो आइसोटॉनिक सोल्यूशन होगा। अब यहाँ पर दूसरा है हाइपरटॉनिक और तीसरा है हाइपोटॉनिक। हाइपोटॉनिक सोल्यूशन वो होगा जिसका पराचरण दाब ज़्यादा होगा। ठीक है, पराचरण दाब ज़्यादा होगा। आप सपोज करो कि इसका पराचरण दाब ज़्यादा है तो ये हाइपरटॉनिक सोल्यूशन हो गया, और अगला वाला जिसका पराचरण दाब कम है वो क्या हो गया, हाइपोटॉनिक सोल्यूशन हो गया। तो हम देख सकते हैं पाई इज ग्रेटर देन पाई बी, ये ए सोल्यूशन हो गया, ये वाला बी सोल्यूशन हो गया। इसका पराचरण दाब ज़्यादा है तो ये हाइपरटॉनिक है। क्या फ़र्क पड़ा, हाइपरटॉनिक है तो क्या फ़र्क पड़ेगा, फ़र्क ये पड़ेगा कि जो हाइपरटॉनिक सोल्यूशन होगा उसमें सॉल्यूट कंसंट्रेशन क्या होगा, सॉल्यूट कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा। जब सॉल्यूट कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा तो वो ऐसा सोल्यूशन क्या करेगा कि वो अपने अंदर सॉल्वेंट को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी रखेगा। मतलब ऐसा है कि अगर कोई हाइपरटॉनिक सोल्यूशन है उसमें आप एक अंगूर लीजिए, अंगूर को डाल दीजिए, तो आप देखोगे धीरे धीरे अंगूर का जो पानी है वो खींचेगा बाहर की तरफ, और वो धीरे धीरे श्रिंक कर जाएगी, उसकी सेल वॉल जो होगी वो श्रिंक कर जाएगी। ठीक है, तो वो हाइपरटॉनिक सोल्यूशन हो जाएगा। और हाइपोटॉनिक सोल्यूशन वो होगा जहाँ पर क्या होगा, जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा, यानी सॉल्यूट का कंसंट्रेशन कम होगा। और जब सॉल्यूट का कंसंट्रेशन कम होगा तो ऐसे में अगर आप उसमें कोई ऐसी चीज़ डालते हैं जैसे रेजिन डाल देते हैं, किशमिश डाल देते हैं, तो वो क्या होगी, फूल जाएगी, स्वेल अप कर जाएगी। ठीक है, तो इसी को हम अब जब अगर वो श्रिंक करती है, सिकुड़ जाती है, तो इसको हम बोलते हैं इक्स ऑस्मोसिस। मतलब क्या हो रहा है, पानी सॉल्वेंट अंदर से बाहर की तरफ जा रहा है। क्या हो रहा है, सॉल्वेंट अंदर से, जैसे अभी सपोज कीजिए कि इस बीकर में हमारे पास एक हाइपरटॉनिक सोल्यूशन रखा हुआ है।
नमक का एक सोल्यूशन रखा है 2 या 20 मोलर, ठीक है, साल्ट सोल्यूशन है। तो ऐसे में अगर हम एक यहाँ पर अंगूर डाल देते हैं तो क्या होगा, या कोई सेल हो तो क्या होगा कि सेल के अंदर से जो वाटर है वो बाहर की तरफ जाएगा। कहाँ जाएगा? बाहर की तरफ जाएगा। सॉल्वेंट बाहर की तरफ मूव कर रहा है, तो सॉल्वेंट हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रहा है। किसकी लोअर कंसंट्रेशन? सल्यूट की लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन। सल्यूट कहाँ ज़्यादा है? बाहर ज़्यादा है, बाहर ज़्यादा है, इसीलिए बाहर वाला सोल्यूशन हाइपरटोनिक है। और अगर सल्यूट अंदर ज़्यादा हो तो अंदर वाला सोल्यूशन हाइपरटोनिक होता है और बाहर वाला सोल्यूशन हाइपोटोनिक होता है। तो अगर जहाँ पर सल्यूट ज़्यादा होगा सॉल्वेंट उसके अपोजिट डायरेक्शन से मूव करके आएगा, ठीक है। अगर सल्यूट यहाँ ज़्यादा होता तो सॉल्वेंट अंदर आता, और सल्यूट अगर यहाँ ज़्यादा तो सॉल्वेंट क्या होगा? बाहर जाएगा। अगर अंदर आता तो इसको हम बोलते इंड ऑस्मोसिस। क्या बोलते? इंड ऑस्मोसिस। इस ऑस्मोसिस का क्या मतलब हो गया? अंतः पराचरण, ठीक है। और अगर सॉल्वेंट बाहर की तरफ जाएगा तो बोला जाएगा एक्सऑस्मोसिस, यानी बाह्य परासरण, ठीक है, बाह्य परासरण, ठीक। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि अंतः परासरण किसे कहते हैं और बाह्य परासरण किसे कहते हैं। देखिए वान हाफ जो अभी हमने को ने फॉर्मूले पढ़े वान हाफ के, तो उसमें भी वही बात कही गई है कि जब भी आप कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात करेंगे, चाहे कोई भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हो, तो उसमें इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना कि तभी वो अप्लाई की जा सकती है जब जो आपका सॉल्यूट लिया गया है वो नॉन वोलाटाइल हो और उसमें एसोसिएशन और डिसोसिएशन ना होता हो, ठीक है। अगर एसोसिएशन डिसोसिएशन होता होगा तो वहाँ पर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आप अप्लाई नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो इस तरह से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपकी सारी ख़त्म होती है। इस पर न्यूमेरिकल लगा लिया जाएगा और फिर चैप्टर में 1/2 फैक्टर आखिरी पढ़ना है, इसके बाद चैप्टर ख़त्म हो जाएगा आपका।